हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल की ये सीरीज चल रही है और कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 की। और लेक्चर नंबर 4 में हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर की संरचना, अगर प्योर हिंदी में आप जानना चाहें तो। हालांकि कंप्यूटर संरचना हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आर्किटेक्चर इसके लिए करेक्ट वर्ड बन जाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होती है, और इसी के कंसेक्यूटिव लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम मेमोरी यूनिट्स को भी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में, यानी कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर बेसिकली काम क्या करता है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर बेसिकली आपसे इनपुट लेता है। पहला प्रोसेस इनपुट लेने का होता है। सेकंड, आपसे जो कुछ भी इनपुट लिया गया होता है उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के द्वारा प्रोसेस करता है। और तीसरा, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट जनरेट करता है, जो कि आपको फाइनली दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। अब इसको पूरी तरीके से समझें। आपको जब इनपुट लेना है तब आपको इनपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट रहेगी जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर सकें। जब आप प्रोसेसिंग पार्ट में रहेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होगा, जो इंस्ट्रक्शन यूजर ने लिख करके दिए हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे प्रोसेसिंग पावर चाहिए, जहां पर हम यूज करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू का। और यहाँ के से जब सीपीयू से प्रोसेसिंग हो जाती है तो हम यूजर के लिए आउटपुट जनरेट करते हैं। जो आउटपुट उसे दिखाया जाता है कि आपने जो हमें इनपुट दिया था उसको प्रोसेस करने के बाद हम ये रिजल्ट्स लेकर के आए हैं। तो उस आउटपुट को कहाँ दिखाया जाएगा? उस आउटपुट को दिखाया जाएगा आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। अब ये आउटपुट डिवाइसेस क्या हो सकती हैं? सर, ये आउटपुट डिवाइसेस आपकी स्क्रीन हो सकती है, ये आउटपुट डिवाइसेस आपका प्रिंटर हो सकता है जिसपे आप प्रिंट ले सकते हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस आपका स्पीकर हो सकता है जहाँ पे आपने वॉइस को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में जनरेट किया है। हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ये सब आप जानते हैं, राइट? वी यूज जनरली कीबोर्ड और माउस फॉर इनपुट। जनरल कंप्यूटर के बारे में बात करें, और कमांड और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। और कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो बात करते हैं हम किसके बारे में? प्रोसेसर के बारे में। यानी कि प्रोसेसर जो होता है वो उन कमांड्स और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोसेस करता है। और थर्ड पार्ट में हम आउटपुट जनरेट करते हैं, जो कि आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर दिखाया जाता है। जनरली ये हमारी एलईडी, एलसीडी पैनल्स हो सकते हैं या हमारा मॉनिटर हो सकता है। अगर आप प्रिंट ले रहे हैं तो हार्डवेयर डिवाइस आपका प्रिंटर रहेगा और आपके हार्ड कॉपी जो होगी वो आपका आउटपुट नजर आएगा। इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पूरी तरीके से अगर समझना है तो हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर इनपुट डिवाइसेस को रखा गया है जो कि इनपुट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ये एरो इस तरीके से होना चाहिए सिस्टम के अंदर। आप इनपुट लेंगे इनपुट डिवाइसेस के अंदर, उसको ले जाएंगे आप कहां पर? मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि आपका रैम जो होता है उसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी। उस डेटा को हम ले जाएंगे मेन मेमोरी के पास और मेन मेमोरी के अंदर इसको स्टोर करेंगे। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आएगा, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट होंगे। एक कंट्रोल यूनिट होगा, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होगा और तीसरा हमारा रजिस्टर्स होगा, जो कि सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से इस मेमोरी के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस रखे गए हैं और डेटा रखा गया है उनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी। और फिर जो प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट आएगा उसको आपके आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूजर को दिखाया जाएगा। अब समझें इस चीज को। जैसे आपने एक एप्लीकेशन खोली है, उस एप्लीकेशन का नाम है कैलकुलेटर। ठीक है जी, इसको बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखा है इनपुट डिवाइस। आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर खोल रखा है। ये वो वाला कैलकुलेटर नहीं है, मैकेनिकल डिवाइस जो आप जनरली यूज करते हैं, डिजिटल डिवाइस जो आप यूज करते हैं। आपने कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर की एप्लीकेशन खोल रखी है और यहाँ पर आपने लिखा 9+5। अब होगा क्या? 9+5 प्रेस करने के लिए आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि आपने कौन सी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया? कीबोर्ड का इस्तेमाल किया। क्या लिखा आपने? 9+5 लिखा। अब ये 9+5 कहाँ जाएंगे? सर, ये 9+5 जो है ये मेमोरी यूनिट के अंदर जाएंगे, यानी कि रैम के अंदर जाएंगे। और क्योंकि 9+5 को ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की आवश्यकता है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है, यानी कि सीपीयू का पार्ट है। तो ये मेन मेमोरी क्या करेगी? ये मेन मेमोरी इस 9 और 5 को लोड कर देगी रजिस्टर के अंदर। अब ये रजिस्टर क्या है? सर, ये रजिस्टर आपकी सीपीयू की इंटरनल मेमोरी है या एसोसिएटेड मेमोरी है। रैम आपके कंप्यूटर का पार्ट है जबकि रजिस्टर आपके सीपीयू का पार्ट है। ये फैचिंग जो करी जाएगी, यानी कि यहाँ से 9 और 5 को जो लाया जाएगा
वो काम और उसको ऐड कराने का काम, ये सारा का सारा काम जो हैंडल करता है वो करता है कंट्रोल यूनिट। अब 9+5 को रजिस्टर के पास लिया है, उसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को दिया, लॉजिकल यूनिट ने वापस ऐड करके 9+5 आपको 14 आंसर रिटर्न किया, रजिस्टर के अंदर उसको स्टोर किया और ये 14 वापस से रिटर्न कर दिया गया मेमोरी यूनिट को। 14 जो आंसर आया वो आपके आउटपुट डिवाइस यानी कि वापस से स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया गया है। उस कैलकुलेटर पे आपको, कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है उस पर आपको 14 नजर आएगा। सो कंट्रोल यूनिट ने पहले 9+5 उठा करके रजिस्टर में रखा, फिर उसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को दिया। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में से अर्थमेटिकल यूनिट जो है उसने 9+4 के ऑपरेशन को परफॉर्म किया बाइनरी के अंदर, आंसर को वापस रजिस्टर्स को दिया। कंट्रोल यूनिट ने ये रजिस्टर से उठा करके मेन मेमोरी को दे दिया और मेन मेमोरी ने उसे आउटपुट डिवाइस पर प्रिंट कर दिया। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया हमारा कंप्यूटर को समझने का। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट और रजिस्टर्स, ये तीनों मिला करके पार्ट बन जाते हैं किसका, सीपीयू का। ये हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बन जाती है। साथ में आ जाती है एक मेमोरी यूनिट जिसके अंदर हम रैम को इंक्लूड करते हैं जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, और साथ में आ जाता है इनपुट डिवाइस जो कि इनपुट देगा इस पूरे सिस्टम को, और आउटपुट डिवाइस जो कि आउटपुट कलेक्ट करेगा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। सबसे पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइस हमारे पास है, सबसे पहले हम बात कर देते हैं कीबोर्ड के बारे में। सो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो कि हम ब्रॉडली यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास अल्फाबेट्स यानी कि अल्फान्यूमेरिक कीज भी होती है। उसके अलावा कौन कौन सी कीज होती है सर, अगर टॉप लेफ्ट पे देखेंगे तो आपको एस्केप की मिलेगी, ESCAP एस्केप की। अगर आपको कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर से बाहर आना है तो आप एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके साथ आपको मिल जाती है फंक्शनल कीज। अब फंक्शनल कीज कहाँ मिलती है आपको सर, टॉप जो एरिया है आपका सेंटर पोजीशन, वहां पर आपको F1 से लेकर के F12 तक की सारी कीज मिल जाती हैं। ये जो फंक्शनल कीज होती हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उसके बाद आपको जो टॉप एरिया पे मिलता है वो प्रिंट स्क्रीन एरिया मिलता है। प्रिंट स्क्रीन बेसिकली क्या करता है सर, प्रिंट स्क्रीन अभी जो भी आपकी डेस्कटॉप के ऊपर एप्लीकेशन खुली हुई है उस पूरी की पूरे डेस्कटॉप का एक स्नैपशॉट कैप्चर कर लेता है या स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन मिलते हैं, उसके बाद आपको स्क्रॉल अप या पॉज ब्रेक वाला जो बटन है वो आपको यहाँ पर मिलता है। अंदर अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको डिफरेंट कीज मिलेगी यानी कि कॉम्बिनेशनल कीज मिलेगी, जैसे शिफ्ट और कंट्रोल प्लस ऑल्ट जो होती है ये हमारी कॉम्बिनेशनल कीज बन जाती है। इन कीज को प्रेस करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आपको कॉम्बिनेशन में इस की को प्रेस नहीं किया जाए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि सर सारे टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टोर सेलेक्ट किया जाए तो आप कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करते हैं, कंट्रोल ऑल। कंट्रोल सी को यूज करते हैं कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी को यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए। सो ये सारी कॉम्बिनेशनल कीज कहलाती हैं जो कि कॉम्बिनेशन में काम आती हैं, जिनका स्टैंड अलोन कोई फंक्शन नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशंस में ही हमेशा क्या की जाती है, यूज की जाती है। इसी के साथ आपको एरो की मिल जाती है। एरो की आपको 4 एरो कीज होती हैं जो कि सबसे पहले लेफ्ट एरो की होती है, उसके बाद डाउन होती है, उसके बाद राइट एरो की होती है और उसी के ऊपर दे रखी होती है अप एरो की। साथ में न्यूमेरिकल पैड यानी नंबर पैड जो होता है वो आपको दिया हुआ होता है। ये आपको कुछ कीबोर्ड्स में मिलेगा, कुछ कीबोर्ड्स में नहीं मिलेगा, डिपेंड आप कौन सा कीबोर्ड यूज कर रहे हैं। नंबर पैड इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड को जो है वो फास्ट किया जा सके। ठीक है जी। सो ये कीबोर्ड है और कीबोर्ड की जनरल इंट्रोडक्शन है। हालांकि कीबोर्ड को हम और डिटेल में और कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को और डिटेल में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कवर करेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशनल कीज कौन सी है, विंडोज की से क्या होता है, कैप्स लॉक ऑन करने पर क्या होगा, कैप्स लॉक ऑफ करने पर क्या होगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास माउस। माउस एक क्लिकिंग डिवाइस है जिसमें हम यूजर इंटरफेस में जाकर के एप्लीकेशंस को क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके खोल सकते हैं और क्रॉस के बटन पर जाकर के या क्लोज एप्लीकेशन पर जाकर के क्लोज भी कर सकते हैं। सो बेसिकली लेफ्ट बटन मिलता है आपको इसके अंदर, उसके अंदर आपको राइट बटन मिल जाता है और आपको इसके अंदर स्क्रॉल व्हील मिल जाता है। जनरल जो जितने भी आपके माउसेस होते हैं उसके अंदर आपको यही 3 जो बटन्स हैं वो स्टैंडर्ड बटन के तौर पर मिलेंगे। ठीक है जी। तो सिंगल क्लिक टू सेलेक्ट एन आइटम और पोजीशन और टू द कर्सर, आप जब लेफ्ट बटन को दबाते हैं तो डबल क्लिक टू ओपन और एक्टिवेट द आइटम। डबल क्लिक कब किया जाता है, जब आपको ओपन करना हो। क्लिक एंड होल्ड देन ड्रैग टू द मूव ड्रैग द आइटम
टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो अगर आपसे पूछा जाए लेफ्ट बटन के क्या टास्क होते हैं, तो अगर आप लेफ्ट बटन को किसी आइकन पे ले जा करके सिंगल बार क्लिक करते हैं तो वो आइकन सेलेक्ट हो जाता है या वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। अगर उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उस आइकन, वो आइकन जिस एप्लीकेशन का है वो एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। और अगर आप उसको प्रेस करके रखते हैं और ड्रैग करते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर उस आइकन को या उस फोल्डर को मूव करा सकते हैं। राइट बटन के बारे में बात करें तो सिंगल क्लिक टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अगर आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन का तो राइट बटन को सिंगल क्लिक करके खोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आती है इनपुट डिवाइसेस, उसके अंदर हमारे पास आती है जॉयस्टिक और उसके साथ में हमारे पास आता है लाइट पेन। जॉयस्टिक बेसिकली गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए काम आती है और लाइट पेन जो होता है वो डायरेक्टली स्क्रीन पर अगर आपको लिखना है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि माउस की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, यानी कि आपकी इमेजेस को अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है और अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है तो आप स्कैनर डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो आता है ग्राफिक टेबल या डिजिटाइजर, जहाँ पे आप इसका जो डायग्राम है वो देख पा रहे होंगे या इसका फोटोग्राफ जो है वो देख पा रहे होंगे। बेसिकली ये राइटिंग पैड्स के तौर पर काम आता है। जैसे अभी भी अगर आप वीडियो में ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये जितनी भी राइटिंग मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं ग्राफिक टेबल को या डिजिटाइजर को यूज करके कर रहा हूँ। ये डिजिटाइजर बेसिकली मुझे राइटिंग की ऑप्शंस को प्रोवाइड कर रहे हैं जब मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ काम कर रहा हूँ। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने ओपन कर रखा है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर मुझे कुछ भी लिखना है अगर, तो मैं जिस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक डिजिटाइजर है। ठीक है जी। तो डिजिटाइजर को मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है, फिर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड में ओपन किया है और फिर मैं इस डिजिटाइजर पे ये जो पेन आपको दिख रहा है, ऐसा पेन अभी मेरे हाथ में भी है, इस पेन को यूज करके ये सारे मार्किंग्स कर रहा हूँ या ये सारे टेक्स्ट जो है वो लिख पा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस जो आता है माइक्रोफोन आता है। डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन्स आपने देख रखे हैं जो कि वॉइस का इनपुट देने का काम करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो बारकोड रीडर आपको नजर आ रहा होगा और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या कार्ड रीडर आपको नजर आ रहा होगा। बारकोड रीडर क्या होते हैं सर? बेसिकली अगर आपने जितने भी बड़े स्टोर्स हैं उनके अंदर कभी परचेजिंग की हो या आप रिलायंस स्टोर के अंदर गए हो तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लिखा हुआ होता है। तो उससे क्या होता है सर, बारकोड की जो गन होती है उससे हम बारकोड को रीड करते हैं और उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल सिस्टम के अंदर आ जाती है, उसका नाम आ जाता है, उसकी क्वांटिटी आ जाती है और उसके साथ उसका प्राइस भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है। फायदा क्या है सर? फॉर से एग्जांपल अगर आपने रिलायंस से जाकर के कुछ 12 आइटम परचेज किए, राइट? अब अगर इसका बिल बनाना है तो अभी तक क्या होता था कि जो वेंडर होता था या जो सेल्समैन होता था वो अपनी अकाउंट बुक निकालता था या अपनी बिल बुक निकालता था, उसमें 12 आइटम ऐड करता था, फिर उसकी प्राइसिंग साथ में लिखता था और फिर उन सबको ऐड करके आपका टोटल बिल बना करके देता था। इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता था। तो हमने क्या किया, हमने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड बना दिया। बारकोड के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स छुपी हुई हैं और साथ में हमने कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक बारकोड रीडर या बारकोड गन लगा दी। ये बारकोड रीडर या बारकोड गन जो है उस बारकोड को जैसे ही रीड करता है कंप्यूटर के अंदर उस एप्लीकेशन के अंदर सारी की सारी डिटेल्स उस प्रोडक्ट की आ जाती है। सो जो काम आपको 10 से 15 मिनट का लग रहा था वो काम विद इन अ मिनट आप कंप्लीट कर सकते हैं 12 प्रोडक्ट के लिए। आप उसको स्कैन करते जाइए, प्रोडक्ट आपका ऐड होता जाएगा और उसके प्राइस की टोटलिंग भी आपका कंप्यूटर सिस्टम करता रहेगा, जिससे आपका लास्ट बिल जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या कार्ड रीडर। इसको बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर यूज किया जाता है। आपके जितने भी चेक्स होते हैं वो सारे के सारे चेक्स जो है उनके नंबर जो होते हैं वो मैग्नेटिक इंक के साथ लिखे जाते हैं। अब मैग्नेटिक इंक से लिखने से ये फायदा होता है कि ये जो डिवाइस है उन कैरेक्टर्स को रीड कर लेता है, तो इसकी मैनुअल एंट्री आपको नहीं करनी पड़ती है। प्रोसेस को वापस से समझ लेते हैं। एक बैंक है जहां पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नहीं रखा गया है, वहां पर पूरे दिन में जितने भी चेक्स आते हैं, फॉर से एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि 100 चेक जो है वो रिसीव हुए हैं। अब इसकी एंट्री अगर मुझे सिस्टम के अंदर करनी है तो एक क्लर्क जो होगा, क्लर्क ग्रेड का जो पर्सन होगा, वो बैठ करके इन 100 चेक्स के नंबर्स की एंट्री मैनुअली सिस्टम के अंदर कर रहा होगा। अब इस प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 100 के आसपास चेक्स की एंट्री कर रहे हैं तो संभावना है कि आप कुछ मिस्टेक्स तो नंबर्स को एंटर करते वक्त करेंगे ही करेंगे। और अगर मैं इस 100 चेक को 1000 चेक कर दूं, जो कि बहुत इजीली हमें
बड़े बैंक की ब्रांचेस के अंदर मिल जाते हैं, तो ये टास्क एक दो टफ हो जाएगा और एक दूसरा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, यानी कि बहुत सारा वक्त इसमें लगने वाला है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हमने मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर लगा दिए हैं, जहाँ पे हमारी चेक बुक्स जो है उसमें चेक नंबर जो लिखे गए हैं वो मैग्नेटिक इंक के साथ लिखे गए हैं। अब इस डिवाइस के अंदर जैसे ही चेक को ट्रांसफर किया जाएगा या घुमाया जाएगा, वो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगे। सो 1 मिनट के अंदर आप 100 चेक्स की एंट्री भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करके। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? सर, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक्स के अंदर डेटा जो है वो हार्ड कॉपी के अंदर है। इस हार्ड कॉपी के डेटा को आपको अगर सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक डिवाइस है जिसमें कैमरा लगा होता है और जिसके नीचे अगर आप इसको रखते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ ऐड कर लेते हैं इस डिवाइस को, तो ये उन सारे कैरेक्टर्स को सॉफ्ट कॉपी में बना करके, यानी एडिटेबल कॉपी में बना करके आपके सिस्टम के अंदर सेव करता रहता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब आप अनुदेशक का जब एग्जाम देने जाएंगे या किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जाएंगे तो आपको OMR शीट दी जाती है। इन OMR शीट को बेसिकली मैनुअली चेक नहीं किया जाता, यानी कि कोई पर्सन बैठ करके इनको चेक नहीं कर रहा होता है, ताकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो। यहाँ पर हमने ऑप्टिकल मार्क रीडर की एक मशीन बना रखी है, जिस मशीन के अंदर से आप इस OMR शीट को जब ट्रांसफर करेंगे तो इस पे जितने भी जहां पर भी आपने कैरेक्टर्स मार्क कर रखे हैं, ABCD मार्क कर रखे हैं, वो उनको रीड कर लेगा और आपका स्कोर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ये यूज होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर के अंदर। ये सारी की सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस थी। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो आती है वो आती है हमारे मॉनिटर्स। मॉनिटर्स किस तरीके से काम आते हैं? सर, मॉनिटर्स जो होते हैं बेसिकली आउटपुट दिखाने का काम करते हैं। इनको वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि VDT का फुल फॉर्म क्या है तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, या आपसे पूछा जाए व्हाट इज VDU तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट इनको कहा जाता है मॉनिटर्स को। ये मॉनिटर्स जो इनिशियली यूज किए जाते थे वो कैथोड रे ट्यूब को यूज करके किए जाते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम को बार बार जो एक सरफेस होता था उस पर टकराया जाता था और वो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर जनरेट करते थे, जिससे इमेजेस को क्या किया जाता था? क्रिएट किया जाता था। इन कैथोड रे ट्यूब को अब जनरली यूज नहीं किया जाता, लेकिन ये सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू मॉनिटर्स को डिजाइन किया गया था। तो अब हम क्या यूज करते हैं? अब हम यूज करते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। फ्लैट पैनल मॉनिटर्स में कौन कौन से हमारे पास? एक तो आपके पास है LCD मॉनिटर्स, जिसको आप बोलते हो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर आपसे पूछा जाए LCD की फुल फॉर्म क्या है तो वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। साथ ही LED मॉनिटर्स होते हैं हमारे पास, जिनको लाइट एमिटिंग डायोड से बनाया जाता है, इसलिए इनको LED डिवाइसेस भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आते हैं वो डिवाइसेस हैं हमारे पास प्रिंटर्स। प्रिंटर्स बेसिकली सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है और उस टेक्स्ट फाइल का आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी के अंदर, तो जिस डिवाइस का इस्तेमाल आप करेंगे वो आपके पास कहलाएगा प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। अब प्रिंटर के टाइप्स के बारे में हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंटर्स कितने टाइप के होते हैं या इनमें से कौन सा प्रिंटर का एक टाइप है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट ऑप्शंस हो जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। दो तरीके के प्रिंटर्स होते हैं, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, एक लाइन प्रिंटर होते हैं। सर, इन कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर आप प्रिंटिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर प्रिंटर कहलाएगा, और यदि आप प्रिंटिंग लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर पा रहे हैं, तो वो लाइन प्रिंटर्स कहलाते हैं या कहलाएंगे। अब इनमें से दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है? सर, ऑब्वियस ही बात है, लाइन प्रिंटर्स जो होंगे वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे और ज्यादा इजीली काम को करेंगे और ज्यादा फास्ट तरीके से काम को परफॉर्म करेंगे। कैरेक्टर प्रिंटर्स कंपैरेटिवली लाइन प्रिंटर्स से स्लो होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं और डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। दो तरह के प्रिंटर्स आपको दिखेंगे, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको नजर आएगा और दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर आपको नजर आएगा। जबकि लाइन प्रिंटर के अंदर आपको ड्रम प्रिंटर्स या चेन प्रिंटर्स दिखाई देंगे। अब इन चारों प्रिंटर्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है?
बेसिकली डॉटेड हेड का इस्तेमाल किया जाता है। डॉटेड हेड का मतलब एक तो 9 पिन प्रिंट हेड होता है और ऑल डॉट इन अ मैट्रिक्स होता है और सिलेक्टेड डॉट इन अ मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका एक पेपर लगाया हुआ है, उस पेपर के आगे एक कार्बन रिबन रखी गई है। ये क्या है? ये कार्बन रिबन है। अब हमें क्या करना है, आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर मुझे अगर ए लिखना है तो मैं डॉट्स के साथ ए बनाऊंगा और उस डॉट वाले जो हेड है उसको जोर से मारूंगा अगर उस पर्टिकुलर उस कार्बन रिबन के ऊपर, तो कार्बन रिबन के पीछे जो पेपर रखा हुआ है उस पेपर पे कार्बन रिबन की वजह से वो ए का प्रिंट जो है वो परमानेंट हो जाएगा। इस तरीके के प्रिंटर्स यानी कि डॉट प्रिंटर्स जो हैं वो बेसिकली पुराने बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, जब इनिशियली कंप्यूटर्स आए थे बैंक के अंदर, तब आपको दिखाई दिए होंगे। बहुत बड़े प्रिंटर्स होते थे और बहुत ही ज़्यादा साउंड ये प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें प्रिंटिंग जो की जाती है वो इम्पैक्ट के साथ की जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ मैनुअल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा। मैनुअल प्रोसेस का मतलब या तो हैमर को यूज़ किया जाएगा जिससे उस डॉट्स को दबा दबा करके या उस कार्बन प्रिंट और पेपर के ऊपर दबा करके उसके इंप्रेशन को बनाया जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर, यहाँ पर जहाँ पर आपको डॉट्स दिख रहे हैं, हमने एक पूरा का पूरा व्हील बना रखा है और उस पर डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक एक पिन के साथ जोड़ रखा है। ठीक है जी, तो ये पूरा सर्कल आपको नजर आएगा और उसके साथ एक एक पिन जुड़ी हुई नजर आएगी। हर एक पिन के साथ एक कैरेक्टर जुड़ा हुआ है। जो भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है, ये व्हील घूम करके कार्बन रिबन के सामने उस कैरेक्टर को ले आएगा। पीछे से अगेन आप प्रेस करेंगे उस अल्फाबेट को या उस पिन को, तो वो अल्फाबेट या वो कैरेक्टर जो होगा वो आपके पेपर के ऊपर परमानेंट प्रिंट को क्रिएट कर देगा। ड्रम प्रिंटर्स और चैन प्रिंटर्स जैसा कि आपको नजर आ रहे होंगे, ये दोनों भी बेसिकली लाइन प्रिंटर्स के तौर पर काम करते थे और इनका भी काम ऐसे ही था कि आप कार्बन रिबन को यूज करते थे और पीछे आपका पेपर होता था। पेपर के बीच में पीछे एक प्रिंटर हैमर रखा हुआ होता था जो कि पुश करता था और लाइन और चेन्स जो होती थी वो आपकी प्रिंट हो जाती थी। अभी जो रिसेंटली हम यूज कर रहे हैं वो सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जिसमें हम लेजर प्रिंटर्स को इस्तेमाल करते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स को इस्तेमाल करते हैं और थर्मल प्रिंटर्स को इस्तेमाल करते हैं। लेजर प्रिंटर के अंदर हम क्या यूज करते हैं और कैसे इसमें काम किया जाता है। सो लेजर प्रिंटर बेसिकली कार्बन पाउडर को यूज करता है जिसको हम टोनर भी बोलते हैं। ठीक है जी। सो अगर कोई पूछे आपसे कि प्रिंटिंग मटेरियल के तौर पर लेजर प्रिंटर में क्या चीज यूज होती है, तो कार्बन पाउडर यूज किया जाता है जिसको हम टोनर बोलते हैं। जबकि इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिजेस का यूज किया जाता है। इंक कार्ट्रिजेस क्या होती है सर? इंक की रिफिल्स होती हैं जिनको हम लगा करके रखते हैं प्रिंटर के अंदर और फिर उसको यूज किया जाता है। जबकि थर्मल पेपर्स को यूज किया जाता है थर्मल प्रिंटिंग के अंदर। तो ये अलग अलग पदार्थ है या पैटर्न है जिसको यूज किया जाता है अलग अलग प्रिंटर्स के अंदर। लेजर प्रिंटर जहां कार्बन पाउडर को यूज करता है यानी कि टोनर को यूज करता है। इंकजेट प्रिंटर्स इंक कार्ट्रिजेस को यूज करते हैं और थर्मल प्रिंटर्स जो है वो बेसिकली थर्मल पेपर्स को यूज करते हैं। उनका पेपर जो होता है वो स्पेशल होता है, बाकी प्रिंटिंग मैकेनिज्म उनका डिफरेंट होता है। अब लेजर प्रिंटर में क्या होता है, कार्बन पाउडर को आप स्प्रेड करते हो पेपर के ऊपर उन कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में जो कैरेक्टर्स आपको बनाने हैं, और उसके बाद एक क्या कहते हैं बर्नर लगा हुआ होता है उसी कंप्यूटर के अंदर जो कि उस कार्बन पाउडर को बर्न करके उस इंप्रेशन को परमानेंट कर देता है। इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर नोजल लगा हुआ होता है सर। वो नोजल कैरेक्टर्स के रूप में, जैसे आप इंक पेन यूज करते हैं वैसे ही इंक को स्प्रेड करता है पेपर के अंदर, और अंदर अगेन आपने एक हीटर लगा रखा होता है जो कि उस इंक को सुखा करके आपके इंप्रेशन को परमानेंट कर देता है। थर्मल प्रिंटर्स का यूज कहाँ किया जाता है सर? आप जितनी भी बसेस देखते हैं, बसेस के अंदर जो कंडक्टर्स आपके क्या कहते हैं आपका टिकट काटते हैं, एक छोटी सी डिवाइस उनके पास होती है। वो जितनी भी छोटी डिवाइसेस है जिनके अंदर से आपको टिकट फाड़ करके दिया जाता है या टिकट बना करके दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो सभी थर्मल प्रिंटर्स का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि वो थर्मल पेपर जो है वो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है इस थर्मल प्रिंटर का। थर्मल पेपर के ऊपर गर्म पिन के साथ लिखा जाता है और वो इंप्रेशन वहां पे बन जाता है, लेकिन ये इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग नहीं होता है। सो थर्मल प्रिंटर्स का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जहां पर छोटी प्रिंटिंग डिवाइसेस हमें चाहिए, हमें परमानेंट प्रिंट नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करने के बाद आपका वो जो टिकट है वो किसी यूज का नहीं है, तो उस पर प्रिंट मिट भी जाता है तो उसका कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। तो जहां पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्रिंट नहीं चाहिए, कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, हम इतनी कॉस्टिंग नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं प्रिंटिंग के अंदर, वहां पर हम थर्मल प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आती है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स जो होते हैं वो बेसिकली बड़ी प्रिंटिंग डिवाइसेस होते हैं जो मैप्स को प्रिंट करने के लिए या जो
नक्शे होते हैं, अगर आपने प्लॉटिंग देखी है कि किसी ने सोसाइटी की पूरी प्लानिंग काटी है, तो उनके बड़े नक्शे होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे ड्रम प्लॉटर्स, फ्लैट बेड प्लॉटर्स और इंकजेट प्लॉटर्स, ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉटर्स आपको मिलते हैं। सो अगर प्लॉटर्स के टाइप पूछ ली जाए आपसे, तो ड्रम प्लॉटर्स, फ्लैट बेड प्लॉटर्स और इंकजेट प्लॉटर्स, ये 3 प्लॉटर्स आपको मिलते हैं। एक और आउटपुट डिवाइस है आपके पास स्पीकर, जहाँ पे आप साउंड को जनरेट करते हैं। माइक जहाँ पर साउंड को इनपुट लेने का काम करता है, स्पीकर साउंड का आउटपुट देने का काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साउंड की क्वालिटी को किस में मेजर किया जाता है, तो साउंड की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम डेसिबल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डीबी जिसको बोला जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट के बारे में। हमने अपनी इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली है, हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ ली है, और अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये बेसिकली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ये ब्रेन माना जाता है किसका, आपके कंप्यूटर सिस्टम का। क्यों ना माना जाए कि सर, क्योंकि इसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे सीपीयू में किए जाते हैं। ये एक बहुत छोटी सी डिवाइस होती है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, एक बहुत छोटी सी डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है, और इसमें कई सारे जो सर्किट्स हैं वो एम्बेडेड किए जाते हैं, जिससे उसका ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। द स्पीड एट विच माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज क्लॉक स्पीड। सो इनकी अगर स्पीड नापनी है, तो पर सेकेंड इनकी कितनी क्लॉक स्पीड है वो नापी जाएगी। और क्लॉक स्पीड को मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में, वेयर मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के बारे में बात करें तो मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड के अंदर 10 लाख चक्र इनके चलते हैं, 10 लाख क्लॉक साइकिल्स इनकी चलती है। एक क्लॉक साइकिल में क्या होता है सर, एक क्लॉक साइकिल में जब आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले होता है फेच, फिर होता है डिकोड, फिर होता है एग्जीक्यूट, ठीक है जी। तो अगर आपने लिखा है 9+5, तो सबसे पहले तो इसको फेच करके ले जाया जाएगा सीपीयू के पास, फिर इसको डिकोड किया जाएगा। डिकोड कैसे किया जाएगा सर, 9 और 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और प्लस वाले इंस्ट्रक्शन को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे पता चले क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और फिर इस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एक इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए ये 3 साइकिल्स लगती हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। अब सीपीयू के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर के बारे में, जो कि मेमोरी है बेसिकली सीपीयू से अटैच्ड। कंट्रोल यूनिट, जो कि इन सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है जी। तो ये हमारी हो गई सबसे पहले क्या कहते हैं, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हमारी वो यूनिट है सीपीयू की जो इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को जो होता है वो स्टोर करती है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली ये जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, रजिस्टर है और मेन मेमोरी है, इसके बीच में इंस्ट्रक्शंस और डेटा का आदान प्रदान करने का काम, यानी ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग दीज यूनिट्स, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन होता है और लॉजिकल सेक्शन होता है, जिनको यूज किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करती है। वहीं लॉजिकल ऑपरेटर कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग, इस तरीके के कार्य जो है वो लॉजिकल सेक्शन करता है एएलयू के अंदर, ठीक है जी। तो आज के इस सेक्शन में हमने जो कवर किया है वो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कवर किया है, जिसमें हमने मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो इनपुट डिवाइसेस कवर की है, आउटपुट डिवाइसेस कवर की है, और साथ में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कवर की है। एक और महत्वपूर्ण पार्ट है इसका आर्किटेक्चर का, जो है मेमोरी। मेमोरी वाले पार्ट को हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। अगर हम इस पार्ट को इसी में कवर करते तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाता, जो कि फिजिबल नहीं रहता है, इसीलिए हमने इस पे सेकंड पार्ट के अंदर मेमोरी को कवर किया गया है। जब आप मेमोरी कवर कर लेंगे तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर आपका कंप्लीट फुल हो जाएगा। कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की तैयारी यहाँ पर चल रही है। हालांकि जितने भी वीडियो हम कंप्यूटर फंडामेंटल में डाल रहे हैं, ये वीडियोस उन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल को एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। लेकिन कंप्यूटर अनुदेशक 2026 के लिए स्पेशली महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा था। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आप हमारे कंप्यूटर अनुदेशक के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिलेबस, नोट्स, एमसीक्यूज और बाकी सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर लेते हैं सेक्शन के बारे में। एक सेक्शन हमारा रह गया है कि क्वेश्चंस हमने अभी तक नहीं किए हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट सुटेड फॉर बैंक चेक? बैंक चेक के लिए क्या यूज किया जाता है? तो सर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या कार्ड रीडर जो है वो आपका यूज किया जाता है जब बैंक चेक्स को रीड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बूट स्ट्रैप इज, बूट स्ट्रैप क्या है? सर एक स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस आर डन बाय, किसके द्वारा की जाती है? सीपीयू के अंदर अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू के साथ या एएलयू के द्वारा अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू का फुल फॉर्म है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? सर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हमारी एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट? ग्राफिकल आउटपुट जब आप ले रहे हैं तो कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? डेजिबल प्रिंटर तो नहीं रहेगा, लेजर प्रिंटर भी नहीं रहेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी नहीं रहेगा, लेकिन प्लॉटर जो है वो सबसे बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट्स आपको देता है। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा? सर ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ए ऑप्शन, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ओएमआर। फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम इन मेमोरी द सीपीयू गोज थ्रू अ साइकिल, कौन सी एग्जीक्यूट होती है? सर फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। देखिए फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। फैच करना इंस्ट्रक्शंस को, उनको डिकोड करना मशीन लैंग्वेज के अंदर और फिर उनको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझ पाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो सर डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म होता है डीटीपी का। सीपीयू की गति यानी कि स्पीड जो है वो किसके अंदर नापी जाती है? बाइट्स के अंदर नापी जाती है क्या? नहीं सर। बिट्स के अंदर नापी जाती है? नहीं सर। निबल्स के अंदर नापी जाती है? नहीं सर। हर्ट्ज के अंदर नापी जाती है? जी हाँ, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के अंदर सीपीयू की गति को नापा जाता है। इसलिए सही आंसर जो है वो हमारा हो जाता है डी, करेक्ट ऑप्शन।